प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे आसानी से पढ़ लेते हैं ना, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा आने वाले हैं, क्योंकि सोशल साइंस में अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 5 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाला हूं। अगर इन पांचों प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा तो समझ लीजिए 8 से 10 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर दिला देंगे सोशल साइंस के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे प्रश्नों को देख लेते हैं। और सभी प्रश्नों का आंसर मैंने अपने से लिखा है एकदम सरल शब्दों में, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंतिम तक जुड़े रहिएगा और एक एक प्रश्न को देख करके जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, यानी हमारे भारत देश में जाति प्रथा यानी जातिवाद अभी भी प्रचलित है। इसके क्या कारण है, कारण आपको बताना है और इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइएगा। यानी जाति प्रथा को कैसे रोका जा सकता है और जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके मुख्य कारण क्या है, ये क्यों प्रचलित है। तो उत्तर डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे, जाति व्यवस्था हमेशा से भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। बेसिक पहले बेसिक बनाएंगे, उसके बाद मेन आंसर पे चलेंगे। जैसे जाति व्यवस्था हमेशा से भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। अभिन्न माने एकदम जुड़ा हुआ, जो अलग ना हो, है ना। और इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। किसने? जाति ने। आगे लिखेंगे, यद्यपि भारतीय संविधान में जाति के आधार पर नागरिकों के बीच के भेदभाव को एकदम समाप्त कर दिया गया है। यानी भारत का संविधान जो है वो ये नहीं कहता कि लोग जो हैं अलग अलग हैं, वो ये कहता है कि प्रत्येक जाति के लोग एक समान हैं। यानी सभी के बीच का जो भेदभाव है उसको एकदम समाप्त कर दिया गया है। परंतु आज भी अनेकों क्षेत्रों में जातीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। आज भी हमारे भारत के प्रत्येक एरिया में आपको कुछ ना कुछ असमानताएं देखने को मिलेगी। देहातों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना। कई लोग जो हैं एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, तो जातिगत असमानताएं जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। और अस्पृश्यता माने होता है छुआछूत। अस्पृश्यता माने छुआछूत, जो कि जातिवाद का सबसे घिनौना रूप है। देहातों में सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप नल पे पानी भरने भी जाएंगे तो वहाँ पे लोग कहते हैं मेरा पानी मत छूना, है ना। यानी छुआछूत चलता है। कहने का मतलब ये है कि छुआछूत, जो कि जातिवाद का सबसे घिनौना रूप है, को संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इतना होने के बाद भी क्या हो, देखिए समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। परंतु कई स्थानों पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, यह आज भी प्रचलित है। आज भी ये अस्पृश्यता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। और आज भी अधिकतर लोग अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते हैं। मैक्सिमम क्या, बहुत ज़्यादा। देहातों में तो एकदम 100% यही होता है कि अपनी जाति के अंदर लोग ही विवाह करते हैं तथा संबंध स्थापित करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जाति प्रथा ही तो प्रचलित है, जातिवाद ही तो फैल रहा है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जाति प्रथा के कारण। अगला प्रश्न है जाति प्रथा के कारण। तो जाति प्रथा के कारण देखते हैं, आखिर जाति प्रथा फैलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, भारत में राजनैतिक नेता तथा राजनैतिक दल जाति प्रथा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। यानी कि राजनैतिक नेता और राजनैतिक दल के लोग जो हैं वो जाति प्रथा को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आते हैं और घरों में कहते हैं आप मुझको ही चुनाव दीजिएगा, आप मुझको ही वोट दीजिएगा, है ना। यानी काफ़ी हद तक उत्तरदायी कौन है? यही लोग हैं, राजनैतिक लोग जो हैं। और कुछ लोगों की सोच भी क्या होती है, जाति प्रथा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हो सकती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। अब दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालना है जाति प्रथा को रोकने के उपाय। इसमें लिखेंगे, जाति प्रथा को रोकने के लिए हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि सभी व्यक्ति एक समान हैं। ठीक है, सभी आदमी एक समान हैं। ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को त्याग देना चाहिए। साथ ही वोट अपने पसंद के उम्मीदवार को देना चाहिए, ना कि अपने जाति के उम्मीदवार को। देहातों में यही ज़्यादातर लोग कहते हैं वो मेरी जाति का है तो मैं उसको वोट दूंगा। ये गलत बात है।
आपको अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देना है, ना कि अपनी जाति के उम्मीदवार को, है ना। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसे बनाया है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी महिलाओं का और पुरुषों में कैसे भेदभाव भारत देश में होता है, इसे आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से हमारे देश में महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा सम्मान होने लगा, लेकिन वे पुरुषों की तुलना में अभी बहुत पीछे हैं। पुरुषों की तुलना में अभी बहुत पीछे हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले प्रमुख भेदभाव इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से भेदभाव होते हैं महिलाओं के प्रति, उसे हमें बताना है। हाँ, तो अब नंबर बाई नंबर डाल करके सारे भेदभाव लिखेंगे। पहला नंबर क्या है कि भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की के जन्म लेते ही मार दिया जाता है, अनेक हिस्सों में, और अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। ये भेदभाव ही तो हो रहा है भाई, कि लड़कियों को मार दिया जाता है और लड़कों की चाह रखी जाती है, इच्छा रखी जाती है। क्या है ये? भेदभाव ही तो हो रहा है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे, महिलाओं को शिक्षा के बराबर अवसर नहीं दिए जाते हैं, है ना। 8 से 10 तक पढ़ा के महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दिया जाता है, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। ये क्यों होता है भाई? अक्सर सबको बराबरी का सम्मान है तो उनको भी उतना पढ़ाओ जितना बेटों को पढ़ाते हैं, है ना। तीसरा नंबर, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। यानी राजनीति में तो महिलाएं एकदम कम दिखाई पड़ती हैं, यानी बहुत ही कम भूमिका है। और अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित कर दिया गया है। चार दीवारी मतलब बाउंड्री के भीतर ही महिलाओं को सीमित कर दिया गया है। उनको खुलकर जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और ना तो उनको सभी क्षेत्रों में बराबर उन्नति करने का मौका दिया जा रहा है। चौथा नंबर, काम के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। यानी वहीं पे अगर पुरुष को 300 मिल रहा है तो महिलाओं को कहेंगे कि इसको 200 ही देंगे, और जबकि काम दोनों बराबर ही कर रहे हैं। यानी भले ही दोनों ने समान काम किया हो, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनको कम वैल्यू मिलती है। अगला नंबर लिखेंगे, भारत में महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को पुरुषों से मूल्यवान नहीं माना जाता है। इतना दोस्तों आपको लिखना है इस हेडिंग के अंदर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अब भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब ये है दोस्तों कि गन्ने की खेती के लिए कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, और किस प्रकार का खेत चाहिए, क्या क्या उसमें पोषक तत्व चाहिए, ये सब चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, गन्ने की उपज हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण इस प्रकार है। ठीक, गन्ने की खेती के लिए समतल तथा अच्छी जल निकासी वाली भूमि तथा जल धारण क्षमता युक्त गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्या बोला है कि समतल खेत चाहिए और जल निकासी वाली भूमि, यानी जिसमें जल ज़्यादा टाइम के लिए ना रुके, पानी आए और खेत थोड़ा अवशोषित करे और तुरंत बाहर चला जाए पानी, जल निकासी वाली भूमि हो, है ना। और दोमट मिट्टी हो। कैसी मिट्टी? दोमट मिट्टी। और इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म जलवायु चाहिए और आर्द्र भी चाहिए। और अच्छी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। वर्षा की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जा सकता है ना। गन्ने की फसल के लिए वर्ष भर पाला रहित मौसम होना चाहिए, यानी वह मौसम जिसमें पाला ज़्यादा ना पड़े, अन्यथा गन्ने का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पाला गन्ने की उपज के लिए हानिकारक होता है। आगे लिखेंगे, फसल को पकते समय खुली धूप की आवश्यकता होती है। पकना का मतलब ये है कि जब आपके गन्ने थोड़ा मोटे पड़े और मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में धूप की आवश्यकता होती है। इससे गन्ने में अधिक मिठास उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, अब 3 राज्यों के नाम लिखेंगे जहाँ जहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है। तो गन्ने का उत्पादन गंगा के ऊपरी मैदानों तथा पंजाब के मैदानी भागों में खूब किया जाता है। ठीक है, अकेला उत्तर प्रदेश भारत का आधा गन्ना पैदा करता है। ये समझ लो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। आगे लिखेंगे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इस तरीके से दोस्तों इतना बड़ा आंसर इस क्वेश्चन का आपको लिखना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा।
देखते हैं चौथा प्रश्न दोस्तों, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, भूक्षरण। भूक्षरण मतलब भूमि का क्षय होना। भूक्षरण या इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। इसका अर्थ है जमीन के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरी जगह पर जमा होना। यानी खेत की मिट्टी एक जगह से कटकर दूसरे जगह पे अगर जा करके जमा हो रही है तो वो भूक्षरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, भूमि की ताकत वहाँ पे कम हो रही है। और इसे रोकने के लिए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं, ये आपको बताना है। पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे अलग अलग तरह के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और उसे बहने नहीं देती हैं। ठीक है। दूसरा नंबर, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी वह जमीन जिसमें पानी बहुत तेजी से बहता हो तो वहाँ पर बांध बनाया जाए तो पानी की स्पीड कम की जाए। तीसरा नंबर, पशुचारण यानी पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चौथे नंबर पे लिखेंगे ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, है ना। सोपान कृषि जो है वो मृदा अपरदन को रोकती है। सोपान यानी सीढ़ीदार खेती, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, मृदा अपरदन रुकता है। पाँचवें नंबर पे लिखेंगे बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। घास की पट्टियाँ उगाने से क्या होता है कि पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं, यानी हवा द्वारा जो ताकत मिट्टी के ऊपर लगती है तो मिट्टी के कण उड़ते हैं। ऐसी स्थिति में घास उगी रहती है तो मिट्टी के कण नहीं उड़ेंगे, जिससे वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाएगा। ठीक है। अब छठवें नंबर पे लिखेंगे वृक्षारोपण जो है ये भूक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी अगर आप वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो ये भूक्षरण को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है और मिट्टी संक्षारित होने से बच जाती है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए पांचवा नंबर है दोस्तों, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे दोस्तों, पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक क्षेत्रक और लिखेंगे जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी अगर प्राकृतिक चीज़ों से हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, प्रकृति से निर्मित करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ जिसे हम प्राकृतिक चीज़ों से बना रहे हैं, प्रकृति से बना रहे हैं, है ना, नेचर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। इस क्षेत्रक को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। इस क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं, जैसे पहला कृषि हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके प्राथमिक क्षेत्रक हैं। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक में लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप प्राथमिक क्षेत्रक में बनाएंगे उन चीज़ों में थोड़ा बहुत और एडिटिंग करके उसको रिपब्लिश करेंगे तो वो आएगा द्वितीयक क्षेत्रक। यानी प्रकृति से प्राप्त की हुई चीज़ को उद्योगों में ले जाया जाएगा और वहाँ से उसको एक नया रूप दिया जाएगा और वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक। जैसे देखो यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद की स्थिति है दोस्तों, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। प्रकृति से बनाई नहीं जाती हैं बल्कि प्रकृति से बनी हुई चीज़ों को दूसरे रूपों में ट्रांसफर किया जाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं, जैसे कपास हो गया, कपास से सूत बनाना। कपास तो प्रकृति से प्राप्त हुआ तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में गया, और कपास से आपने सूत बना लिया तो द्वितीयक क्षेत्रक में चला गया। गन्ना आपने प्रकृति से प्राप्त किया और गन्ने से आपने गुड़ और चीनी बनाया तो द्वितीयक क्षेत्रक में चला गया। ईंट जो है आपने प्रकृति के मिट्टी से बनाया और उसको बनाने के बाद उससे आप घर बनाए तो वो चला गया द्वितीयक क्षेत्रक में। इस तरीके से दोस्तों आपको आंसर लिखना है। और आज की वीडियो यहीं पे फिनिश हुई। 5 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, लेकिन पांचों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही कई वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है, आप लोग जा करके देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।